वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्समार्ट इन नॉलेज। आई होप आप लोग की परीक्षा अच्छी से चल रही होगी। ओके, चलिए हम बात करते हैं। इसमें बात करेंगे हम कि सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, इससे पहले हमने साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला था, जो कि आपके एग्जामिनेशन में हूबहू क्वेश्चन टकराया था ऑब्जेक्टिव में। ओके, चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें कि सोशल साइंस का कौन सा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, और कल के एग्जाम में आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जामिनेशन में हूबहू क्वेश्चन टकराएंगे। ओके, जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछने की पूरी संभावना है। ओके, तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य और व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। तो याद रखिएगा, भारत में जो है प्रमुख खाद्य फसल जो आपको धान है, गेहूं है, मक्का है, दलहन है, तेलहन है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है। प्रमुख व्यावसायिक फसल गन्ना, चाय, कॉफ़ी, गरम मसाले, रबर इत्यादि है। ओके, आप एग्जाम देने से पहले क्वेश्चन को एक बार क्या करना है, आपको पढ़ लेना है, बस हो गया। आपको एग्जामिनेशन में आराम से लिख सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन आया था आपका, रबी फसलें क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके उदाहरण लिखे। ओके, यानी 4 उदाहरण दे। याद रखिएगा, रबी फसलें को शीत ऋतु के में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है तथा ये ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। ओके, ये गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना तथा मटर हो गया। ये क्या है आपका रबी फसलें। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि रबी फसल कौन सा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, गेहूं, जौ, चना तथा मटर क्या है, रबी फसल है। ओके, इससे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, रबी फसल कौन है निम्नलिखित में से। ओके, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ऐड होके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल से। ओके, चलिए हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कि शुष्क क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है। ओके, याद रखिएगा, जिस स्थान पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस स्थान को शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, और शुष्क क्षेत्र की कृषि को शुष्क भूमि कृषि कहा जाता है। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट जो आता है आपका आता है, व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट करें। ओके, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हो व्यापारिक कृषि क्या होता है। ओके, नेक्स्ट दिया आपका कि निर्वाह कृषि क्या होता है। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आप इसे पीडीएफ के द्वारा पढ़ सकते हैं। ओके, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था आपका आता है, भारतीय कृषि की 2 सबसे बड़ी समस्या लिखे। याद रखिएगा, भारतीय कृषि की 2 सबसे बड़ी समस्या लिखे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय कृषि की 2 सबसे बड़ी समस्या क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का कुछ ही क्षेत्रों में प्रसार, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति का जो है कुछ ही क्षेत्रों में प्रसार है। ओके, नेक्स्ट आपको फसलों का प्रति एकड़ कम उत्पादन, यानी फसलों का प्रति एकड़ कम उत्पादन, ये दोनों क्या है, कृषि की 2 सबसे बड़ी समस्या है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका, भाखड़ा नंगल परियोजना का क्या महत्व है। याद रखिएगा, भाखड़ा नंगल परियोजना का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन पूछा गया। याद रखिए, ये विश्व की सर्वोच्च बांधों में से एक है भाखड़ा नंगल परियोजना। ओके, इस पर 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं, एक भाखड़ा में, 2 गंगूवाल में और एक कोटला में स्थापित है। यह 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करता है। कौन, तो भाखड़ा नंगल परियोजना। और ये है आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में कृषि एवं उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जामिनेशन में बनने की पूरी संभावना है। ओके, ये पूछा गया आपसे, बॉक्साइट किस तरह का एक उपयोगी खनिज है, इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है, झारखंड के किन जिलों में इसकी विकसित खाने हैं। ओके, ये याद रखिएगा आप। ओके, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं।
बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है जिसका उपयोग वायुयान बनाने में, बिजली का तार बनाने में तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। ओके, यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। जैव और अजैव संसाधन में से आप क्या समझते हैं, याद रखिएगा। जैव संसाधन किसे कहते हैं, याद रखिएगा। जैव संसाधन जो होता है तो जीव मंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे और स्वयं मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनमें से अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये सजीव होते हैं, इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अजैव संसाधन के बारे में। याद रखिए, अजैव संसाधन जो होता है, ये अजैव संसाधन का डिफिनेशन आ गया आपका, वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टानें, मिट्टी, नदियाँ, पर्वत इत्यादि अजैविक संसाधन कहलाते हैं। इनमें वृद्धि नहीं होती है, इनके उपयोग से इनका भंडारण समाप्त होता है। ओके, ये आपका अजैव संसाधन का आ गया। ओके, यानी कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन में आपसे अंतर पूछा जा सकता है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका चिपको आंदोलन का वर्णन करिए। चिपको आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, याद रखिए, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 इसमें ये आंदोलन चलाया गया था। कौन, ये चिपको आंदोलन। ओके, ये भी पूछा जा सकता आपके ऑब्जेक्टिव में कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, याद रखिए 1972 में हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, आंसर नहीं पढ़ रहे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपको, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये भी आप पढ़ लीजिए। ओके, बताइए आपको, मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु में निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंग रोगन को तैयार करने में ये उपयोगी, क्या, तो ये मैग्नीज। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपके, मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। याद रखिए, मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के तटीय भागों में इस खनिज का उत्खनन हो रहा है। ओके, यानी मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपके, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझावे। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपको, धात्विक खनिज की दो प्रमुख पहचान क्या है। याद रखिए, धात्विक खनिज की दो प्रमुख पहचान क्या है। याद रखिए, इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है और इसे पीट कर तार बनाए जा सकते हैं। ये दोनों क्या है, धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, लिखे। ओके, याद रखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उदाहरण सहित प्रस्तुत करें। याद रखिएगा, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में निम्न अंतर है। याद रखिए, प्राकृतिक आपदा जो होता है, क्या होता है, हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है। ओके, ये प्राकृतिक आपदा कहलाती है। यानी कि जैसे हो गया भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, सुनामी, भूस्खलन, ये क्या है, चक्रवात आदि क्या है, ये प्राकृतिक आपदा। ओके, नेक्स्ट आता है आपको, मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा क्या होता है, याद रखिएगा, वैसी घटना जिसकी उत्पत्ति से मानवीय कारकों के जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानवों को हानि पहुंचती है तथा मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे रेल हो गया, ओके, युद्ध हो गया, आतंकवाद हो गया, महामारी हो गया, सांप्रदायिक दंगे हो गया, ये इत्यादि क्या है, ये मानव जनित आपदा के अंतर्गत आते हैं। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका कि सुखाड़ का हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करिए। याद रखिएगा, इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपके, उपभोक्ता केंद्र क्या है। याद रखिएगा, उपभोक्ता केंद्र क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के है। ओके, ये भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। यह एक निर्धारित स्थान है, उपभोक्ता केंद्र। ओके, जहाँ कोई भी उपभोक्ता अपने साथ हुई समस्या का शिकायत दर्ज करवा कर वहाँ से हर्जाना या मुआवजा प्राप्त कर सकता है। यानी कि उपभोक्ता केंद्र है कि यह एक निर्धारित स्थान है जहाँ पे कोई भी उपभोक्ता अपने स्थान में साथ हुई जो भी समस्या हो उसको शिकायत करके वो अपना हर्जाना या मुआवजा प्राप्त कर सकता है, वही उपभोक्ता केंद्र कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका, उपभोक्ताओं को उत्पादकों के द्वारा कैसे प्रलोभित किया जाता है या उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा,
इसे भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके, हम सभी क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका उपभोक्ता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। या देखिए, उपभोक्ता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है कि वो अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को पहचाने, साथ ही उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को से होने वाली हानियों की जानकारी प्राप्त करे। ओके, ये क्या है, उपभोक्ता के अधिकार है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका कि उपभोक्ता के चयन के अधिकार का क्या अभिप्राय है। याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि निवेश का क्या अर्थ है। याद रखिए, अर्थशास्त्र में परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा ही निवेश कहलाती है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जामिनेशन में जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, ये आता है आगे आपका कि विश्व व्यापार को उदार बनाने के उद्देश्य से बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। या एक संस्था विश्व व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करती है। व्यापार विवाद का निपटारा इस संगठन के द्वारा ही होता है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के द्वारा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपको निजीकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निजीकरण से आप क्या समझते हैं। याद रखिएगा, निजी अर्थ होता है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्णतः अथवा आंशिक स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंधन करना। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने सन 1991 में इस नीति का शुरुआत किया गया था। ओके, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका उदारीकरण को परिभाषित करें। याद रखिए, उदारीकरण को परिभाषित करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, याद रखिएगा, उदारीकरण का जो अर्थ होता है ये सरकार द्वारा बनाई गई एक आर्थिक नीतियों में विशेष छूट प्रदान करता है। ओके, इसके अंतर्गत सभी अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों जैसे परमिट हो गया, कोटा लाइसेंस हो गया आदि से अर्थव्यवस्था की मुक्ति होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कौन कौन से कारक है। याद रखिए, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक जो है आपको प्रौद्योगिकी में प्रगति, विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेशों का उदारीकरण। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों का परिणाम है कैसे। याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम से पहले आधा घंटा पहले आपको सभी क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना। ओके, रीड करने के बाद आपकी एग्जामिनेशन में जरूर आपके दिमाग में चलते रहेंगे वो क्वेश्चन। ओके, जैसे ही आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से लिख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि साख क्या है। याद रखिएगा, साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा करना। ओके, परंतु साख शब्द का यह व्यापक अर्थ है कि जब हम किसी व्यक्ति या संस्था की एक साख का उल्लेख करते हैं तब इससे उसकी ईमानदारी तथा ऋण लौटाने की क्षमता का बोध होता है। जिस व्यक्ति को आसानी से ऋण या उधार मिल जाता है हम कहते हैं कि उसकी साख अच्छी है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड क्या है। याद रखिए, क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप होता है। ओके, इसके माध्यम से कार्डधारक अतिरिक्त मुद्रा का भी निष्कासन अल्प अवधि के लिए कुछ शर्तों के साथ कर सकता है। ओके, जैसे हो गया आपका वीजा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया इत्यादि, इसके क्या है उदाहरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बचत क्या है। याद रखिए, बचत क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बचत क्या है, ये भी आप जरूर पढ़ के जाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आता है आपका वस्तु विनिमय, यानी वस्तु विनिमय क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विनिमय के सामर्थ्य कितने रूप होते हैं। याद रखिए, विनिमय के सामर्थ्य दो रूप होते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली ओके और तथा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ओके, ये दोनों क्या है, विनिमय के दो रूप होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मुद्रा किस प्रकार का विनिमय का कार्य करती है। याद रखिए कि मुद्रा पास में रहने पर व्यक्ति को कोई भी वस्तु तथा सेवा को अपनी जरूरत के अनुसार मात्रा तय करके मुद्रा के बदले प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। यानी मुद्रा जो है आपको कोई भी अगर चीज़ आपको आवश्यकता है तो मुद्रा के द्वारा खरीदा जा सकता है। ओके, अपने लैंग्वेज भी आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। ओके, मुद्रा के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि मुद्रा के आकस्मिक कार्यों को वर्णन करिए। तो मुद्रा के जो आकस्मिक कार्य होते हैं क्या होते हैं, मुद्रा का साख का आधार, क्योंकि इसी को आधार बनाकर साख पत्र जारी होता है। नेक्स्ट आता है आपका यह सामाजिक आय के वितरण का भी आधार है। ओके, मुद्रा अधिकतम संतुष्टि का भी आधार है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि मुद्रा की वैधानिक परिभाषा दे। ओके, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिक मुद्रा क्या है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका लाओस पर कंबोडिया
ये हिस्ट्री क्वेश्चन आपका लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव का वर्णन करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कार्ल मार्क्स के विषय से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप जरूर पढ़ के जाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ लेना, आपको आसानी से आपके दिमाग में छप जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है बिस्मार्क के कार्यों को चर्चा करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसे भी आप जरूर पढ़ के जाना है। ओके, बिस्मार्क की कार्यों की चर्चा करें। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका लौह रक्त की नीति क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लौह एवं रक्त की नीति क्या है, याद रखिएगा। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। ओके, और इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। ओके, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, लौह एवं रक्त की किसके द्वारा किया गया था, बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना के लिए सस्ती विद्युत आपूर्ति आवश्यक है, क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप जरूर इसे पढ़ के जाना है आपको। ओके, नेक्स्ट आता है बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। ओके, याद रखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होता है ऐसी कंपनी है जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती है और अरबों रुपयों की पूंजी वाली को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है, जैसे नोकिया हो गया, पेप्सी हो गया इत्यादि, क्या है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है गैरिबाल्डी कौन था और इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी, अथवा गैरिबाल्डी के कार्यों को चर्चा करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है मुद्रा किस प्रकार का विनिमय का कार्य करती है। ओके, इससे पहले इस क्वेश्चन बता चुके। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है मुद्रा के आकस्मिक कार्यों का वर्णन करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको पढ़ के जाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन लास्ट था आपका। ओके, जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके, इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार जरूर आपको पढ़ के जाना है। ओके, वो क्वेश्चन आपकी जानने में टकराने की पूरी संभावना है। ओके, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, एग्जाम देने से पहले आपको 1 घंटा या आधा घंटा पहले क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। ओके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपसे इससे नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे भी स्टूडेंट को लाभ पहुँच सके। ओके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।